हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है हिंदू मुस्लिम संघर्ष। पिछले टॉपिक में आपने देखा कि दलित समुदाय पर दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा की गई थी, जिसने दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की है और प्रांतीय और विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों की बात की गई। मुख्य रूप से अलग निर्वाचन की मांग अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत ने उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उसका प्रबल विरोध किया, क्योंकि उनको ऐसे करने से ऐसा लग रहा था कि देश की एकता में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसलिए अंबेडकर और गांधी जी के बीच इस बात को लेके मतभेद था, विवाद था, लेकिन अंततः अंबेडकर जी ने गांधी जी की विचार को स्वीकार कर लिया और इसके परिणामस्वरूप सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता के तहत दोनों ने हस्ताक्षर किया। इसमें क्या हुआ कि अवसादग्रस्त वर्गों अर्थात दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के अंतर्गत सीटों को आरक्षित कर दिया गया, लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया थी वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। तो इसी क्रम में हम आगे अगर हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बात करें तो उस समय भारत के कुछ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता, मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस के विचारधारा से अलग हो गए। कांग्रेस द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में रुचि नहीं दिखा रहे थे। इसका कुछ कारण था, जैसे गैर सहयोग और खिलाफत आंदोलन की प्रक्रिया धीमी पड़ने की वजह से मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कांग्रेस से अलग हो गया। और इसी क्रम में 1920 के दशक की अगर बात करें तो 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के तहत जो हिंदू महासभा है, ऐसे संगठनों के काफी नजदीक हो गया था। मुस्लिमों को ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है वह हिंदू महासभा के काफी निकट है, नजदीक है। इसलिए इस प्रकार दोनों समुदायों में धीरे धीरे जो संबंध है वो खराब होते गए, और जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के संबंध खराब होते गए, हिंदू और मुस्लिमों ने अपने अलग अलग जुलूस, धार्मिक जुलूस, और वह ऐसा जुलूस होता था उग्र जुलूस जिसको बोल सकते हैं, तो ऐसे उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। उसी समय 1930 की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, इन्होंने मांग की कि हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान किया जाए। अर्थात 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। इस प्रकार से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में काफी मतभेद देखने को मिला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कभी कभी बातें बनती दिखी, लेकिन जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच काफी मतभेदों के बीच भी चीजें कुछ अस्पष्ट थी, और वर्ष 1927 में यह महसूस किया गया कि दोनों में एकता संभव
हो सकती है। इसी क्रम में जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो मतभेद था वह भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर था। यानी कि भावी आगामी जो विधानसभाओं में चुनाव होने वाले थे, ऐसे चुनाव को लेकर के, उसमें प्रतिनिधित्व को लेकर के हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में काफी मतभेद देखने को मिलता है। मुस्लिम लीग के जो नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दो शर्त रखी और उसने कहा कि इस दो शर्त के द्वारा, अगर इस दो शर्त को मान लिया जाए तो अलग अलग निर्वाचन की जो मांग है उसको खत्म कर दिया जाएगा, अर्थात अलग अलग निर्वाचन की मांग जो है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार। तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो दो शर्त थी, उसमें पहला जो शर्त है वह है केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए। पहला जो शर्त था कि केंद्रीय जो सभा है उसमें मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए। और दूसरी शर्त यह थी कि प्रतिनिधित्व जो है मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों, जैसे एग्जाम्पल में देखें बंगाल और पंजाब है, ऐसे प्रांतों में जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर मुस्लिमों का वर्चस्व है, उसके अनुपात में, इसके आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अर्थात पहला जो शर्त है केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें प्रदान किया जाए, और दूसरी चीज जो थी प्रतिनिधित्व जो है मुस्लिम वर्चस्व प्रांतों के आबादी के अनुपात में होना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो दो शर्तें थी, जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में जो मतभेद थे, तो अगर उन्होंने कहा कि अगर इन दो शर्तों को मान लिया जाए तो वह जो है मुस्लिम और हिंदू के अलग अलग निर्वाचन की जो मांग है उसको वह खत्म कर सकते हैं या उनको वह छोड़ सकते हैं। इसके बाद से ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए M.R. जयकर, जो हिंदू महासभा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, इनके नेतृत्व में हिंदू महासभा द्वारा इन दोनों शर्तों का विरोध किया गया और यह दोनों शर्तें जो है मानने के लिए कांग्रेस ने इनकार कर दिया। इसके बाद से जो टॉपिक हमारा अगला आता है वह है सामूहिक अपनत्व की भावना। जैसा कि आप जानते हैं कि सामूहिक अपनत्व एक ऐसी भावना की बात की गई है जिसमें किसी भी देश के विशेष वर्ग समूहों, अनेक प्रकार के जो वर्ग समूह हैं, उनकी जो आपस में सहयोग की भावना को विकसित करने की जो प्रक्रिया है, इसको इसके तहत हम देखेंगे कि सामूहिक अपनत्व की भावना भारत में किस तरह से लोगों के मन में विकसित हुई। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या है कि कुछ ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया, उनकी भावनाओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया। जैसे कि राष्ट्रवादी भावनाएं तभी विकसित होती हैं जब विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोग जो हैं सामूहिक व्यक्तित्व की भावना उनके अंदर विकसित। कहने का मतलब राष्ट्रवाद की भावना किसी भी देश में, राष्ट्रवाद की भावना जो है तभी विकसित होती है जब उस देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग अपने सामूहिक व्यक्तित्व की भावना को विकसित करते हैं, तभी जाके राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। लोगों के मन में एकजुटता और आपस में मिलजुल कर संघर्ष करने का अनुभव प्राप्त होता है। इसके लिए विभिन्न
प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं इसको सहयोग देती है, इसको प्रेरणा प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में इतिहास की व्याख्या करना, फिर कथा, लोकगीत, गीत, लोकप्रिय छवि अर्थात चित्र और प्रतीकों के माध्यम से हम लोगों के मन में अनेक प्रकार के अपने राष्ट्रवाद की प्रेरणाओं को जागृत करते हैं, भरने का काम करते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो किसी राष्ट्र की पहचान को अक्सर चित्र या छवि के माध्यम से ही प्रदर्शित किया जाता था। आप फ्रांसीसी क्रांति से लेकर के अगर आगे आते हैं तो हम हर एक क्षेत्र, हर एक देश की बात करें तो हर एक देश में अपने देश के प्रति भावनाओं को जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने के लिए अक्सर छवि का प्रयोग या चित्रों का प्रयोग किया जाता था। तो इस क्रम में भारत माता की छवि 1870 के दशक में अगर हम देखें तो सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। इन्होंने वंदे मातरम नामक गीत भी लिखा था, जिसको उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसको स्थापित किया था, लिखा था। यह गीत जो है व्यापक रूप से बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय गाया गया। तो वंदे मातरम जो गीत है वह राष्ट्रीय गीत के रूप में हम उसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्थात हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि सामूहिक अपनत्व की भावना के तहत भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले 1870 के दशक में ये भारत माता की छवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई और उनके द्वारा जो लिखा हुआ गीत वंदे मातरम, उसको चूंकि बंगाल के जो स्वदेशी आंदोलनकारी थे इस गीत को गाते थे, तो ऐसे गीत जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में और भारत माता की छवि एक राष्ट्रवाद और सामूहिक अपनत्व की भावना को विकसित करने का काम कर रहा है। तो इसी क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास, ये जो है बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास में जो नाम है नटेशा शास्त्री ने लोक कथाओं के माध्यम से और गीतों का विशाल संग्रह किया और जिसके माध्यम से ये राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर विकसित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन में अगर हम देखें तो बंगाल में तिरंगा ध्वज तैयार किया गया, जिसका रंग था लाल, हरा और पीला। इनमें 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया गया था और एक अर्धचंद्र को हिंदू और मुस्लिमों का एक प्रतीक के रूप में उसमें दिखाया गया। इसके बाद से वर्ष 1921 तक गांधी जी ने स्वराज ध्वज, जिसको तिरंगा भी कहते हैं, ऐसे ध्वज का निर्माण कर लिया था और जिसके केंद्र में एक चरखा था, जो चरखा वो सूत काटने का प्रयोग कर रहे थे। तो उस प्रकार के प्रतीक के रूप में इस तिरंगे के बीच में चरखा को इंगित किया गया था, जो गांधी जी के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामूहिक अपनत्व की भावना में अनेक प्रकार की चीजों और प्रक्रियाओं का सहारा लेते हुए उस समय के प्रसिद्ध लेखक और विचारक और कवि, इतिहासकारों के माध्यम से अपने लेखकों में, अपने लेखनों में बहुत सारी चीजों को का प्रविष्ट किया। इतिहासकारों, राष्ट्रवादी लेखकों की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पाठकों को यह दिखाने का प्रयास किया कि भारत की जो वर्तमान की स्थिति है उस पर हमको गर्व करने की आवश्यकता है और अंग्रेजों द्वारा जो हमारे जीवन की दैनिक स्थिति हो गई है,
ऐसी दयनीय स्थिति को बदलने के लिए हमेशा हमें संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार के दार्शनिक चीज़ों को गांधी जी ने लोगों के सामने पेश किया। अनेक लोक कथाओं को लिखने वाले अनेक प्रकार के विद्वानों ने, विचारकों ने इन सारी चीज़ों को अपने रचनाओं में प्रेषित किया और सामूहिक अपनत्व की भावना को विकसित करने का प्रयास किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए क्रोध को एक चरणबद्ध तरीके से गांधी जी ने अपने कांग्रेस नेतृत्व के माध्यम से अपने अनेक प्रकार के आंदोलनों को सुचारू ढंग से चलाने का भरसक प्रयास किया और भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास और कोशिश किए और भारत के लिए एक बहुत ही मिसाल के तौर पे अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास किए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में बाकी कुछ सिलेबस के हिसाब से नहीं है। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।